वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम नबी जावेद कालू है और आप मेरा चैनल एविएशन इनसाइट देख रहे हैं। आज मैं पाकिस्तान में सबसे बर्निंग और सबसे जो है करंट इशू के बारे में बात करना चाहूँगा जो एविएशन से रिलेटेड है, और वो इशू है आउटसोर्सिंग ऑफ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 4 अगस्त 2023 को ऐड दिया है आउटसोर्स ऑफ इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट का। तो जो लोग जिनको इतना पाकिस्तान सिविल एविएशन की वर्किंग के बारे में नहीं आइडिया कि कैसे काम करती है, कैसे आउटसोर्स करते हैं, क्या इनका ड्यूटीज़ हैं, क्या इनकी जो है वो लाइबिलिटीज़ हैं, तो थोड़ा सा मैं उसका आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिसको उर्दू में अदारा शहरी हवाबाजी पाकिस्तान कहते हैं, जो PCAA के नाम से जाना जाता है, ये एक स्टेट ओन्ड ऑटोनमस बॉडी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एविएशन। और ये ओवरसीज करते हैं, रेगुलेट करते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एविएशन इन पाकिस्तान। सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो हेड क्वार्टर है वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में मौजूद है, और नियरली ऑल 44 सिविल एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। फर्दर पाकिस्तान सिविल एविएशन को चलाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मौजूद है वो 1982 का ऑर्डिनेंस मौजूद है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस 1982। इस ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान सिविल एविएशन के जो है बोर्ड बना हुआ है। इस ऑर्डिनेंस के तहत DG सिविल एविएशन अपॉइंट हुआ है, और उसी ऑर्डिनेंस के तहत जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अपने तमाम रोज़मर्रा के मामलात और मेन डिसीजन मेकिंग करती है। फर्दर जो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो 3 तरह के मेन डिवीजन में बटी हुई है। नंबर 1 रेगुलेटरी डिवीजन है, नंबर 2 एयरपोर्ट एंड ऑपरेशन डिवीजन है, तीसरा सपोर्ट डिवीजन है। अगर कमाई की बात की जाए तो पाकिस्तान सिविल एविएशन जो है 2 तरीके से जो बहुत ज़्यादा कमाई करती है। नंबर 1 जो इनका मेन कमाई का जरिया है वो जरिया है इनका जो है ये है एरोनॉटिकल एंड नॉन एरोनॉटिकल जो है सोर्सेस। एरोनॉटिकल जो रेवेन्यू कंसिस्ट करता है लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस से, एरोब्रिज चार्जेस से, एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई सिस्टम से, रूटीन नेविगेशन से, इन रूट चार्जेस से, पैसेंजर सर्विसेज से, एम्बार्किंग फी से। और मेजर नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू जनरेशन एरियाज आर commercial licensing, land lease, space rentals, ground handling, royalties on meal uplifts and advertisement and cargo। ये 2 तरीक़ेकार हैं जिसके तहत पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी एरोनॉटिकल एंड नॉन एरोनॉटिकल तरीके से पैसे कमाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान सिविल एविएशन ही की रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई थी अपनी अर्निंग की, तो फिस्कल ईयर ऑफ 2021 और 20 और 21 में पाकिस्तान सिविल एविएशन ने अर्न around 91 billion in fiscal year of 2021 to 22, यानी 91 बिलियन रुपीस जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन ने कमाए, जिसमें इनके 57 बिलियन जो थे इनके एक्सपेंडिचर्स थे, और जो सरप्लस थी बिफोर टैक्सेशन वो 33 बिलियन थी, और इनका जो सरप्लस फॉर द ईयर जो थी वो 20 बिलियन रुपीस इनका यानी टैक्स पे करके, एक्सपेंसेस पे करके उन्होंने 20 बिलियन रुपीस जो है गवर्नमेंट के खर्चे में जमा कराए। लिहाजा पाकिस्तान सिविल एविएशन वो अदारा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं लेता और खुद ही पैसे कमा के टैक्स अदा करने के बाद जो सरप्लस होता है वो अपने एक्सपेंसेस बाद वो फेडरल गवर्नमेंट को अदा करता है। अब चूंकि गवर्नमेंट आई जो है मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने जाते जाते 2 मेजर काम कर दिए। नंबर 1, चूँकि पहले पाकिस्तान सिविल एविएशन जो था वो एक हिस्से में तकसीम था जिसको पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी कहते थे। इन्होंने आते साथ ही क्या किया, इन्होंने आते साथ ही पाकिस्तान सिविल एविएशन को 2 हिस्से में तकसीम कर दिया, और 2 ऑर्डिनेंस के तहत, नंबर 1 2 एक्ट के तहत। नंबर 1 जो कहलाता है वो कहलाता है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2023, जो कि पार्लियामेंट ने 4/8/2023 में पास हुआ। उसके बाद दूसरा बना दिया पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी एक्ट जो 8 अगस्त 2023 को असेंबली से पास हुआ, और अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो बिल जो है सेनेट से भी क्लियर होने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन गया। लिहाजा जो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो प्रैक्टिकली 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। अच्छा, इन एक्ट्स में क्या लिखा है? इन एक्ट्स में लिखा हुआ है कि ये एक्ट्स बनने के बाद एम्प्लॉयज़ और लैंड और पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने लेके जाएगी और जो है सिविल एविएशन जो है वो अपने लोग लेके जाएगी। सिविल एविएशन का काम होगा सुपरविजन करना और लाइसेंसिंग को रेगुलेटरी करना, और एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम होगा कि जितने एयरपोर्ट्स आते हैं इनको रेगुलेट करना। अब हुआ सर क्या हुआ, बेसिकली ऐसे कि इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने एक ऐड दे दिया, टेंडर मार्केट में दे दिया, और टेंडर के मुताबिक उन्होंने ये कहा, टेंडर में जो मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड्स पढ़ के साथ, उन्होंने कहा जी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP आउटसोर्सिंग ऑफ
of operations and management of Islamabad International Airport on public-private partnership mode. Further کہتے ہیں کہ Pakistan Civil Aviation Authority hereby invites sealed proposal for reputable international airport operators individually or as a joint venture for outsourcing of operations and management of Islamabad International Airport under public-private partnership mode. The scope of outsourcing includes aprons, passenger terminal buildings, car parking, cargo facility, maintenance facility, and utility buildings for the period of 15 years to operate, manage, maintain, rehabilitate, upgrade, design, and finance. Interested applicants can obtain the bidding documents in effect from 8 August 2023. اور فردر جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ آپ 8 اگست تک آپ لے سکتے ہیں، اس کی بڈنگ لے سکتے ہیں، اور جو بڈنگ کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 8 نومبر 2023 انہوں نے سبمیشن آف ڈیڈ لائن کر دی گئی ہے. لہٰذا چونکہ یہ ایڈ جو دیا، یہ ایڈ دیا ہے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے، ڈائریکٹر ایئرپورٹ سروسز کی طرف سے. اب چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان سول ایویشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایئرپورٹ اتھارٹی اور سول ایویشن اتھارٹی. یہ ایڈ دیا ہے ایئرپورٹ اتھارٹی کی سول ایویشن کی طرف سے، جو ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے کے بعد جس کا کوئی عمل دخل نہیں رہا ایئرپورٹ اتھارٹی کے اوپر. حالانکہ جو دونوں اگر آپ ایکٹس کو دیکھیں، ایئرپورٹ اتھارٹی اور سول ایویشن جو ہے یہ ایئرپورٹ اتھارٹی کو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایکٹ بننے کے بعد ان کے دونوں بورڈ بنائے جائیں گے، ان کے ڈی جی اپوائنٹ ہوں گے، ڈی جی کے بعد یہ کام کریں گے، اور جو بھی کام ہوگا وہ بورڈ سے اپروول، ڈی جی سے اپروول بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائے گا. اب چونکہ ایئرپورٹ اتھارٹی میں ایکٹ بننے کے بعد ابھی بورڈ موجود نہیں، ڈی جی موجود نہیں، فیڈرل گورنمنٹ موجود نہیں، سیم سول ایویشن میں بورڈ موجود نہیں، ڈی جی موجود نہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ موجود نہیں نئے قانون کے تحت، تو کس طرح پاکستان سول ایویشن کا ڈائریکٹر ایئرپورٹ سروسز جو ہے وہ ایڈ دے کر ایئرپورٹ اتھارٹی کا جو ہے وہ لینڈ کو آؤٹ سورس کر سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک انلیگل بات ہے. یعنی پاکستان سول ایویشن کا قانون بننے کے بعد، لا آف دا لینڈ بننے کے بعد، بائیفرکیشن کے بعد سول ایویشن اتھارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں رہا ایئرپورٹ اتھارٹی کے اوپر. لیکن وہ اپنی پاور کو مس یوز کر کے، ایکسیڈ کر کے، اور جو ہے یہ ایڈ دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا کوئی رائٹ نہیں رہا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ایسٹس کے اوپر، کیونکہ ایک قانون آ گیا، لا آف دی لینڈ بن گیا، سگنیچر ہو گئے. تو جو بھی ایڈ دیا گیا ہے ان کی طرف سے وہ انلیگل ہے، وائڈ اب ایشو ہے، اور اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جنہوں نے یہ ایڈ دیا ہے اور جنہوں نے ایڈ بنوایا ہے اور جن کے کیا پیچھے مقاصد ہے، ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ قانون اور قاعدہ بھی بڑی چیز ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈ کی، اس ٹینڈر کی کوئی قانونی طور پہ حیثیت نہیں ہے جب تک بورڈ نہ بن جائے، جب تک ڈی جی ایئرپورٹ اتھارٹی اپوائنٹ نہ ہو جائے، جب تک فیڈرل کیبنٹ نہ آ جائے، اس کا اپروول نہ ہو جائے. اس قسم کی ایڈ کی کوئی قانونی اور کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بس میرا مقصد بتانا یہی تھا اس ویڈیو کے مطابق کہ جو آؤٹ سورسنگ ایڈ ہے یہ انلیگل ہے، وائڈ اوپن ایشو ہے، اور قانون کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو.